हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है चैनल पर। आपने पिछले चैप्टर में उत्तर प्रदेश के मेले और उत्सव के बारे में जो है आपने चर्चा की थी। आज का जो टॉपिक है वो उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के बारे में है, ठीक है? तो आइए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं हम उत्तर प्रदेश की जनजातियों को पढ़ना, ठीक है? तो ज़रा समझिए, आज हम जो कवर करने वाले हैं वो जो टॉपिक है, वो टॉपिक क्या है? तो यूपी की प्रमुख जनजातियाँ, यूपी की प्रमुख जनजातियाँ जनजातियों को हम कवर करने वाले हैं आज, ठीक है? यूपी की प्रमुख जनजातियों को आज हम कवर करने वाले हैं। आपको बात क्लियर हो रही है? तो पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में क्या उल्लेख है जनजातियों का, फिर हम आएंगे उत्तर प्रदेश की जनजातियों के ऊपर, ठीक है? तो भारतीय संविधान में जनजातियों के लिए कहीं कहाँ चर्चा है ये थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है? जनजातियों की चर्चा है कहीं पर? तो बिल्कुल है, ठीक है? तो जनजातियों के लिए बिल्कुल चर्चा की गई है, ठीक है? तो चर्चा कहाँ कहाँ है तो ध्यान रखना है, अनुच्छेद ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद संबंधी ध्यान रखिएगा। तो अनुच्छेद 338 का काम है, अनुच्छेद 338 के काम में अनुसूचित जनजाति आयोग की चर्चा है। अनुसूचित जनजाति आयोग की चर्चा है। आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो जनजातियां रहती हैं उनके लिए एक आयोग बना है, अनुसूचित जनजाति आयोग। उसकी चर्चा कहाँ है? अनुच्छेद 368 के काम में है, ठीक है? 2003 में संशोधन किया गया था, 89वां संशोधन। कौन संशोधन? 89वां संविधान संशोधन। 89वां संविधान संशोधन किया गया था, 89वां संविधान संशोधन किया गया था अनुसूचित जनजाति आयोग लाने के लिए, ठीक है? बात क्लियर हो रही है? इसमें 5 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 5। भारत में जितनी जनजाति रहती है उनके संरक्षण का काम ये आयोग का है। उनके संरक्षण का काम क्या है? इस आयोग का है, ठीक है? बात क्लियर हो रही है? और कहाँ चर्चा है तो ध्यान रखिएगा, भाग 10 में अनुसूचित जाति के जनजाति के बारे में चर्चा है। अनुसूचित जनजाति के बारे में चर्चा कहाँ है? भाग 10 में। किधर है? भाग 10 में है, ठीक है? और ध्यान रखिएगा बच्चा, अनुसूची नंबर 6, अनुसूची नंबर 6, अनुसूची नंबर 6 है वो विशेष जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में, ठीक है? विशेष जनजातियों प्रशासन और नियंत्रण, प्रशासन और नियंत्रण के बारे में चर्चा, प्रशासन और नियंत्रण के बारे में चर्चा जनजातियों की अनुसूची नंबर 6 में, अनुसूची नंबर 6 में है, ठीक है? और ध्यान रखिए, लोकसभा में एसटी का आरक्षण, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण की चर्चा किधर है? 330 में है, ठीक है? और ध्यान रखिएगा, राज्यों की जो विधानसभा है, राज्यों की जो विधानसभा है उसमें एसटी का आरक्षण, उसमें एसटी का आरक्षण, जैसे उत्तर प्रदेश में 2 ही जनजाति को आरक्षण मिला है, ठीक है? तो ये 332 के तहत है, 332 अनुच्छेद। कौन सा अनुच्छेद? 332। लोकसभा में आरक्षण जनजाति के लिए किसमें है? 330 में है, ठीक है? और बच्चा ध्यान रखना है, जो नगर पालिकाएं हैं, नगर पालिका और जो पंचायत है, नगर पालिका और पंचायत, नगर पालिका में ध्यान रखिएगा 343 का डी, 343 का डी, और पंचायत में 343 का टी। इसमें दोनों में जो है आपका चर्चा किसकी है? नगर पंचायत और पालिका में एसटी के आरक्षण की बात है। किसके आरक्षण की बात है? एसटी के लिए सीटें हैं नगर पालिका और पंचायत में। 343 के डी में एसटी का आरक्षण की चर्चा है, 343 का टी में, 343 का टी है, क्या है? टी है, ठीक है? इसमें आरक्षण एसटी के बारे में, किसके बारे में है? एसटी के बारे में है, ठीक है? अगला आपको ध्यान रखना है बच्चा, जो एसटी है, एसटी अनुसूचित जनजाति, ठीक है? इसकी विशेषकर चर्चा, इसकी कहीं पूछे आपसे कि परिभाषा कहाँ है, अनुसूचित जनजाति की परिभाषा किसमें है? तो अनुच्छेद 366 का क्लॉज 25, ठीक, अनुच्छेद 366 का क्लॉज जो 25 है
ये एसटी की परिभाषा देता है, अनुसूचित जाति किसे कहा जाएगा, ठीक है। अनुसूचित जाति किसे कहा जाएगा, परिभाषा किसमें है, अनुच्छेद 366 में है, अनुच्छेद 366 में है। बात क्लियर हो रही है। और एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 342 में इसमें राष्ट्रपति किसी जाति को अनुसूचित जाति घोषित कर सकते हैं, अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकते हैं, अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप बात, अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकते हैं, अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकते हैं। अब बात क्लियर हो रही है, आपको कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये 343 मैंने लिख दिया है गलती से, यहाँ सुधार लीजिएगा बच्चा, यहाँ सुधारना पड़ेगा, ठीक है। 343 नहीं, कहने का मतलब है 243, ठीक है, पंचायत वगैरह 243 का टी है, 243 का टी, और इधर भी, ठीक है, इधर भी 243 का डी, इधर 243 का डी, ठीक है, 243 का डी, सुधार लीजिएगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों की चर्चा अनुच्छेद 338 का है, उसमें जनजाति आयोग के बारे में चर्चा है, ठीक है। 2003 में 89वें संशोधन करके लाया गया, 5 सदस्य वाला आयोग है। भाग 10 में अनुसूचित जाति के बारे में चर्चा है, ठीक है, विशेषकर अनुसूची नंबर 6 में विशेष जनजातियों की चर्चा है, ठीक है। विशेष जनजातियों को जो आपका 4 राज्य इसमें दिए गए हैं, कितने राज्य, 4 राज्य जो दिए गए हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, 4 राज्यों के प्रशासन नियंत्रण की चर्चा अनुसूची नंबर 6 में है। लोकसभा में एसटी का आरक्षण 330 के तहत है, राज्यों में विधानसभा में एसटी का आरक्षण 332 के तहत है, नगर पालिका में 243 का डी के तहत, पंचायत में 243 का टी के तहत एसटी का आरक्षण है। एसटी अनुसूचित जनजाति की परिभाषा, कोई कहे अनुसूचित जनजाति की परिभाषा कहाँ लिखी है सर जी, तो परिभाषा अनुच्छेद 366 क्लॉज 25 में एसटी की परिभाषा दी गई है। कोई भी जनजाति को अगर अनुसूचित जनजाति घोषित करना है, मतलब एसटी जाति घोषित करना है, तो राष्ट्रपति महोदय कर सकते हैं 342 अनुच्छेद के तहत, ठीक है। राष्ट्रपति किसी भी जाति को अनुसूचित जाति घोषित कर सकते हैं। बात क्लियर हो रही है, मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे चला जाए तो ध्यान रखिएगा, 2011 जब जनगणना हुई थी, ठीक है, 2011 की जनगणना हुई थी, तो ध्यान रखिएगा एसटी की जो जनसंख्या थी लगभग 11 करोड़ थी। कितनी थी, 11 करोड़ जनसंख्या थी। तो जो अगर आप प्रतिशत में निकालेंगे तो 0.56%, 0.56% कुल जनसंख्या भारत की होगी, या इसको कह लीजिए 0.6%, 0.6% पूरी भारत की जनसंख्या की ये जनसंख्या होगी। बात समझ रहे हैं आप, कोई दिक्कत। और भारत में जनगणना जो हुई थी, लिंगानुपात जनजाति क्या था, लिंगानुपात जनजाति क्या था, तो ध्यान रखना है आपको 951, ठीक है, 951 महिलाएं, इनका अच्छा लिंगानुपात बच्चा इनका अच्छा था, ठीक है। बात क्लियर हो रही है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है। तो 951 लिंगानुपात था, प्रतिशत ये 0.57 या 6 कह लीजिए। जनगणना में एसटी 11 करोड़ था। किसी जनजाति को घोषित करना जनजाति तो 342 तहत राष्ट्रपति करेंगे। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो आइए अब आगे चलते हैं, हम जो है आगे चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ, ठीक है। अब मेरी बात यहाँ जरा समझिए, अब मेरी बात आपको सभी को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। चलिए ध्यान समझिए, अब हम उत्तर प्रदेश पर आएंगे, हम अब उत्तर प्रदेश की जनजातियों पर आएंगे, ठीक है। अभी तक आपने संविधान के दायरा लिया, कितना जनजातियों के लिए संविधान में कहाँ क्या लिखा है, ठीक है। तो जरा आइए अब जरा समझते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में 2003 तक उत्तर प्रदेश में 2003 तक बच्चा ध्यान रखना, सिर्फ 2 जनजातियां थी। कितनी जनजातियां थी, 2 जनजातियां थी। उत्तर प्रदेश में 2003 तक 2 जनजातियां थी। 2 जनजातियां कौन कौन सी थी, तो एक थी थारू, एक ही थी थारू और एक बुक्सा, थारू और बुक्सा। फिर इसके बाद 2003 में क्या किया गया, इसमें और जो है आपका जोड़ दिया गया 10 जनजातियों को, ठीक है। 2003 के बाद इसमें 10 जनजाति और जुड़ी, तो 10 2 हो गई
ये 10 न्यू जोड़ दी गई, ठीक है, 2003 के बाद। तो अभी इस कुल जनजातीय वर्तमान में कितनी है? 12 है। वर्तमान उत्तर प्रदेश में जनजातियों की संख्या कितनी है? 12 जनजातीय सॉरी समझ रहे बात? कोई दिक्कत? 12 जनजातियां कितनी है? 12 जनजातियां, ठीक है। अगला ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति किधर है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति किस जिले में पाई जाती है? जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो आपको बताना है सोनभद्र है। कौन सा जिला है? सोनभद्र। आप समझ रहे हैं बात को? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो आपको बताना है सोनभद्र। आपको क्या बताना है? सोनभद्र, ठीक है। आपको बताना है बच्चा सोनभद्र, ठीक है। आपको बताना है सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र है। कौन सा है? सोनभद्र। आप बता पाएंगे ना? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र है, ठीक है। सोनभद्र, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? और अगर पूछा जाए, बताइए कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनजाति वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनजाति वाला जिला, न्यूनतम जनजाति वाला जिला, न्यूनतम जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो ध्यान रखिए बागपत है। कौन सा जिला है? बागपत जिले में जो है न्यूनतम जनजाति है। और एक जो है तथ्य याद रखना है कि जनजाति ही नहीं है, जनजाति नहीं है। कौन से जिले में है? तो ध्यान रखना जनजाति नहीं है अयोध्या और जालौन में। अयोध्या जिले में और जालौन जिले में, अयोध्या जिला और जालौन जिला में जाति है ही नहीं। यहाँ बच्चा एसटी नहीं है। इन जिलों में एक भी एसटी नहीं है, एक भी एसटी नहीं है। बात समझ रहे हैं आप? इन जिलों में एक भी एसटी नहीं है। बात क्लियर हो रही है? एक भी एसटी नहीं है, ठीक है। अगला ध्यान रखना है, सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है? सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है? ठीक है, जनजाति कौन सी है? तो आपको याद रखना है थारू। कौन सी जनजाति है? थारू जनजाति। सर्वाधिक आबादी वाली उत्तर प्रदेश जनजाति कौन सी है? थारू जनजाति है। कौन सी जनजाति है बच्चा? थारू जनजाति है। बात क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है। अब अगला चलिए, ठीक है, अगला चलिए समझते हैं अब, ठीक है। एक एक जनजाति अब पढ़ना अब शुरू करिए, ठीक है, जो प्रमुख जनजातियां। अब हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं जो, ठीक है, प्रमुख जनजातियां हैं। उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख जनजातियां उनको कवर करना है, ठीक है। तो आइए जरा स्टार्ट करिए, ठीक है। पहली जो जनजाति वो है थारू। वो कौन सी जनजाति है? थारू जनजाति बच्चा, ठीक है। थारू जनजाति के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान समझिए। थारू जनजाति के बारे में आपको कुछ तथ्य याद रखने हैं, ठीक है। आपको तथ्य क्या याद रखने हैं वो जरा समझ लीजिए, ठीक है। थारू जनजाति, तो इनका कद छोटा होता है। इनका कद क्या होता है? छोटा होता है। कद छोटा होगा, मुख चौड़ा होगा, मुख चौड़ा होता है। जो थारू जनजाति होती है इनका कद जो है बहुत छोटे छोटे होगा, ठीक है। और इनका जो मुख होगा वो चौड़ा होता है। मुख क्या होता है? चौड़ा होता है। और मुख चौड़ा होने से आपको याद आएगा कि ये लोग जो है आपका मंगोल प्रजाति, मंगोल को देखा आपने, वो मुख चौड़ा होता है। मुख उनका क्या होता है? चौड़ा होता है, ठीक है। कद छोटा होगा, कद क्या होगा इनका? छोटा, मुख चौड़ा। पीली चमड़ी होती है इनकी, यानी जो त्वचा का रंग होगा वो थोड़ा सा पीली चमड़ी होगी, ठीक है। कह लीजिए ये मंगोल प्रजाति टाइप के हैं। मंगोल प्रजाति के इसमें आपको लक्षण आपको दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। मंगोल प्रजाति के लक्षण दिखाई पड़ेंगे किसमें? थारू जनजाति में। किसमें बच्चा? थारू जनजाति में, ठीक है। इनका जो वंश है ध्यान रखना है, ये किरात वंश से संबंधित है। कौन से वंश से संबंधित है? किरात वंश। थारू जनजाति को जो वंश है वो किरात वंश से संबंधित है। कौन से वंश से संबंधित है? किरात वंश से संबंधित है। आप समझ रहे हैं? किरात वंश से।
बात क्लियर हो रही। थारू जनजाति किरात वंश से संबंधित है। मुख चौड़ा, कद छोटा होगा, पीली चमड़ी होगी, यानी मंगोल प्रजाति जैसे होती है। चीन के जो है आपका, रूस के बीच में एक देश है मंगोलिया, वहां जैसे लोग होते हैं वैसे जो है आपका ये जनजाति होगी, वैसे ये जनजाति होगी। बात क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत? अगर इनका पूछा जाए कि विस्तार क्षेत्र पाए कहाँ जाते हैं, ठीक है, पाए कहाँ जाते हैं, इनका विस्तार कहाँ होगा, विस्तार, निवास किधर होता है, निवास रहते कहाँ हैं, तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करते हैं। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में लोग रहते हैं, ठीक है। तराई क्षेत्र में जिला कौन सा आता है, जैसे महाराजगंज है, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, सिद्धार्थ नगर, ठीक है, और जैसे श्रावस्ती, श्रावस्ती है, ठीक है, बहराइच, बहराइच, इन जिलों में जो है आपका थारू जो जनजाति वो पाई जाएगी, थारू जनजाति वो पाई जाएगी, ठीक है। और इनका जो ध्यान रखिएगा ये विस्तार क्षेत्र है, यहाँ इन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इनमें ध्यान रखिएगा ये संयुक्त परिवार रहते हैं, संयुक्त परिवार की प्रथा है इनमें, संयुक्त परिवार। और माता को ज्यादा जो है आपका मतलब ज्यादा जगह दी जाती है, तो इनका जो आपका समाज है वो मातृसत्ता वाला है, मातृसत्ता का समाज है, संयुक्त परिवार की व्यवस्था है, मातृसत्ता वाला समाज इनका जो समाज है थारू जनजाति, ठीक है। यहाँ जो है बहनों का आदान प्रदान होता है, इसमें बहनों का आदान प्रदान हो जाता है, बहनों का आदान प्रदान हो जाता है विवाह पर, किस पे, विवाह पर, ठीक है, विवाह पर क्या हो जाता है, बहनों का आदान प्रदान होता है, बहनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, ठीक है, बहनों का आदान प्रदान विवाह पर हो जाता है। यहाँ विवाह जो होता है बच्चा, तो इसमें क्या होता है ना, बहनों का आदान प्रदान होता है। जैसे नॉर्मली जो है हम इधर उत्तर प्रदेश के इलाके में शादी कर लेते हैं, भाई की शादी हो गई तो उनकी बहन को जो है शादी करके ले आना घर में, ये बहनों का आदान प्रदान जो है आपका इस जनजाति में होता है, थारू जनजाति। ये कोई नई बात नहीं है, आपके क्षेत्र में भी होता होगा, ठीक है। तो बहनों का आदान प्रदान कर लिया जाता है, ठीक है ना, जीजा जी की बहन उधर बहन, ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान समझिए, बहनों का दान प्रदान होता है, प्रचलन है यहाँ पर। दहेज प्रथा आपको नहीं मिलेगी, दहेज प्रथा जैसा कुछ, दहेज प्रथा नहीं मिलेगी, दहेज प्रथा बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली, दहेज प्रथा यहाँ पर नहीं मिलेगी। इनका भोजन बड़ा अच्छा होता है, भोजन बड़ा अच्छा होता है, ठीक है, भोजन में ये चावल ही खाते हैं, ठीक है, भोजन में बच्चा चावल ही खाएंगे। आगे ध्यान रखिएगा, इनका जो भोजन होता है, भोजन, भोजन में लोग चावल खाएंगे, चावल। और इनका जो विवाह का भोज होता है, विवाह का भोज, विवाह का जो भोज होता है इनका, ठीक है, उसे हम बोलते हैं लठ भरवा भोज। क्या बोलते हैं, लठ भरवा भोज, लठ भरवा भोजन कहा जाता है, लठ भरवा भोज, ठीक है, लठ भरवा भोज, इनके भोजन को, जो इनका विवाह होता है उनके, ठीक है, लठ भरवा भोज कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा इसमें विधवा विवाह का प्रचलन होता है, विधवा विवाह का प्रचलन, विधवा विवाह का प्रचलन, विधवा विवाह का प्रचलन थारू जनजाति में पाया जाता है, थारू जनजाति में पाया जाता है, ठीक है। बात क्लियर हो रही है। और कुछ फैक्ट याद रखना है, जैसे कि ये होली पर खिचड़ी नृत्य करते हैं, होली पर कौन सा नृत्य, खिचड़ी नृत्य करना इनका, खिचड़ी नृत्य करते हैं, ठीक है। जैसे दिवाली को ये शोक के रूप में मनाते हैं, दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं, दुख के रूप में, ठीक है, शोक के रूप में मनाते हैं दिवाली को। और ध्यान रखिएगा ये बजहर, बजहर त्योहार इनके द्वारा मनाया जाता है, बजहर त्योहार, बजहर त्योहार किसके द्वारा मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा बजहर त्योहार किसके द्वारा मनाया जाता है ये थारू जनजाति। बजहर त्योहार कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश में मनाती है, थारू जनजाति, ठीक है। बात क्लियर हो रही है, मेरे ख्याल से आपको बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है। और इनका धर्म कौन सा है, तो धर्म हिंदू है, धर्म हिंदू है, ठीक है। पूजा पाठ किसके करते हैं लोग, पूजा पाठ किसी की जाती है, तो पूजा पाठ की जाती है शिवलिंग, ठीक है, भगवान शिव की जो है आपका, शिव महादेव की जो है आपका पूजा ये लोग करते हैं, ठीक है। तो बात क्लियर हुई। उत्तर प्रदेश की जो जनजाति थारू जनजाति है, इसका
कद छोटा होता है, मुख चौड़ा, पीली चमड़ी, मंगोल प्रजाति के लक्षण। ये किरात वंश संबंधित है। विस्तार निवास क्या, तराई क्षेत्र, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच। संयुक्त परिवार, माता पिता, सत्ता है। बहनों का दान प्रदान विवाह में हो जाता है, जीजा की बहन या फिर ऐसे जो है सत्ता, ऐसे बहनों का दान प्रदान थारू जनजाति में होता है। दहेज प्रथा नहीं है इसमें। भोजन जो चावल खाते हैं। विवाह जो भोज होता है उसे लठ भरवा भोज बोलते हैं। विधवा विवाह का प्रचलन है इसमें। होली को खिचड़ी नृत्य करते हैं। दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। बजहर त्योहार मनाते हैं लोग। कौन सा त्योहार मनाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, बजहर त्योहार। कौन सा त्योहार, बजहर त्योहार, ठीक है, बजहर त्योहार। और धर्म कौन सा है, हिंदू। पूजा पाठ शिव भगवान महादेव करते हैं। इतनी बात क्लियर हुई बच्चा। और इनका जो है आपका कमाई धमाई ऐसे ही कृषि पशुपालन वगैरह करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चला जाए। अब जरा समझिए, अगली जो जनजाति है बच्चा वो है आपका थारू जनजाति। कौन सी जनजाति, वो सॉरी थारू तो हो गई है ना। अब चलिए आगे, अगली जनजाति है वो है बुक्सा। कौन सी जनजाति है, बुक्सा जनजाति, बुक्सा जनजाति, ठीक है। बुक्सा जनजाति ध्यान रखिएगा। बुक्सा जनजाति का विस्तार इसका कहाँ मिलता है, तो बुक्सा जनजाति मिलती है बच्चा क्षेत्र बिजनौर में। कहाँ मिलती है, बिजनौर में, ठीक है। बुक्सा जनजाति कहाँ मिलती है, बिजनौर में। कहाँ मिलेगी, बिजनौर क्षेत्र में, ठीक है। राजपूत घराने से संबंधित मानी जाती है, ठीक है। चलिए ध्यान समझिए इधर। तो ये ध्यान रखिएगा, अपने आप को पटवार या फिर जो है राजपूत घराने को मानते हैं। पटवार या फिर राजपूत घराने से संबंधित ये लोग मानते हैं। घराने से संबंधित इन लोग अपने आप को मानते हैं, ठीक है। इनका क्षेत्र कौन सा है, कहाँ मिलेंगे ये लोग, तो ये बिजनौर में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, बिजनौर। बिजनौर एक जिला है, वहाँ जो है आपका कौन सा मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा ये लोग मिलेंगे। कौन सा, बुक्सा जनजाति। कौन सा, बुक्सा जनजाति, ठीक है। इनका धर्म कौन सा है, तो हिंदू धर्म के लोग हैं। हिंदू धर्म के लोग हैं, ठीक है। ये भाषा हिंदी और कुमाऊनी बोलते हैं। भाषा कौन सी बोलते हैं, हिंदी और कुमाऊनी। हिंदी और कुमाऊनी भाषा। हिंदी और कुमाऊनी भाषा कौन बोलता है, तो ध्यान रखिएगा बुक्सा जनजाति बोलती है। कौन सी जनजाति बोलती है, बुक्सा जनजाति बोलती है, ठीक है। ये भी संयुक्त परिवार रहते हैं, लेकिन इनमें जो प्रचलन है वो जो है आपका ये भी संयुक्त परिवार ही रहते हैं, ठीक है। संयुक्त परिवार ये भी रहते हैं, लेकिन इसमें पितृ सत्ता है। जैसे आपने पढ़ा कि थारू जनजाति में कौन से जो है आपका मातक ज्यादा सुनी जाती है, लेकिन इसमें किसकी सुनी जाती है, पिता। किसकी, पिता की, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, विवाह इसमें जो होता है वो अनुबंध के तौर पर होता है। एक जनजाति है बुक्सा, बिजनौर के क्षेत्र में रहती है, ठीक है। इसमें विवाह जो होता है वो अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट पर होता है। रहिए रहिए, चले जाइए चले जाइए। इसमें विवाह का बड़ा वो प्रचलन है। विवाह जो है आपका, विवाह का अनुबंध होता है। अनुबंध, अनुबंध मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, कॉन्ट्रैक्चुअल, कॉन्ट्रैक्चुअल होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल, ठीक है। कि इतने साल हम तुम्हारे साथ रहेंगे, इतना साल हम रहेंगे, काम खत्म, ठीक है। तो विवाह का अनुबंध जो है आपका कौन सी जनजाति में मिलता है, तो ध्यान रखिएगा बुक्सा जनजाति में। कौन सी जनजाति मिलता है, बुक्सा जनजाति मिलता है, ठीक है। बात क्लियर हो रहा है। और इसमें अनुलोम प्रतिलोम विवाह है। गरीब जो है घर के लोग हैं तो कुछ भी जो है आपका शादी हो जाएगी। जैसे अब अनुलोम विलोम का विवाह का मतलब क्या है, तो इधर समझिए। अनुलोम, अनुलोम या प्रतिलोम विवाह जो आपका, जैसे गरीब है तो अमीर शादी करेगा, गरीब है तो अमीर से जो है विवाह, अमीर से विवाह, या फिर अमीर गरीब से कर लेगा। अमीर किससे कर लेगा, गरीब से कर लेगा। ऐसे शादी होती है। कोई लड़का अमीर हो सकता है या लड़की अमीर हो सकती है, ऐसे करके। बात क्लियर हो रही बच्चा, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे चला जाए। चलिए मेरे ख्याल से आपको बुक्सा जनजाति के बारे में बात समझ में आई होगी। अगला चलते हैं, ठीक है। अगला समझिए, अगला जो जनजाति है, अगला जो जनजाति है वो है खारवार जनजाति। कौन सी जनजाति, खारवार जनजाति। खारवार जनजाति के बारे में याद रखना है। क्या याद रखना है कि किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा कुछ क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश के जो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, जो आपको याद रखने पड़ेंगे बच्चा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये जनजाति, ध्यान रखिएगा मिर्जापुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, देवरिया,
देवरिया क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। मिर्जापुर, सोनभद्र, देवरिया क्षेत्र में पाई जाती है कौन सी जनजाति? तो ये ध्यान रखिएगा, खारवार जनजाति। कौन सी जनजाति बच्चा? खारवार जनजाति, ठीक है। ये लोग व्यापार करते हैं, ये लोग व्यापार करते हैं किस चीज का? कत्था का व्यापार। कहे का व्यापार? कत्था। जो आप पान वगैरह खाते हैं ना, उसमें जो व्यापार होता है वो कौन सा होता है? कत्था का व्यापार। कौन सा? कत्था का व्यापार। इनका धर्म हिंदू है। धर्म क्या है? हिंदू धर्म। इनका धर्म हिंदू है, धर्म हिंदू धर्म है, लेकिन ये भाषा भोजपुरी बोलते हैं। खरवार जनजाति भाषा कौन सी बोलती है? भोजपुरी, ठीक है, भोजपुरी। और रउआ ठीक बानी नो। ये सब जो है आपका भाषा कौन बोलता है? तो महोदय कौन सा? खरवार जनजाति। कौन बोलते हैं? खरवार, ठीक है। ध्यान रखिएगा बच्चा, ये लोग एक नृत्य करते हैं फसल कटाई पर, जिसको बोलते हैं कर्मा नृत्य। क्या कहा जाता है इसे? कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य, ध्यान रखिएगा, ये फसल कटाई जब होती है इनके यहाँ, फसल की कटाई, तब ये लोग करते हैं कर्मा नृत्य। कौन सा नृत्य? कर्मा नृत्य। कौन सा? कर्मा नृत्य, ठीक है। बात क्लियर हुई आपको? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगली जनजाति देख लेते हैं हम, ठीक है। अगली जनजाति देख लेते हैं, ध्यान समझिए। अगली जनजाति देख लीजिए, ठीक है। अगली जनजाति है महिगीर। महिगीर। महिगीर एक ऐसी जनजाति जिसका धर्म इस्लाम है, और ये जो है आपका इधर आपका ये क्षेत्र कौन सा रहता है? ये बिजनौर। बिजनौर क्षेत्र में ये जो है पाई जाती है। जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा, बिजनौर क्षेत्र। ये जनजाति जो है आपका बिजनौर क्षेत्र में। ये एक ऐसी जनजाति जिसका धर्म क्या है? इस्लाम है। इसका धर्म क्या है? इस्लाम है। समझ रहे हैं बात? इस्लाम धर्म को मानते हैं। जनजाति किसको मानती है? इस्लाम धर्म को, ठीक है। बाकी सभी जनजातियां आपने पढ़ा, बुक्सा, थारू और खरवार, ये सब हिंदू धर्म के, लेकिन महिगीर जनजाति जो है ये इस्लाम धर्म संबंधित है। किससे? इस्लाम धर्म। ध्यान रखिएगा, ये जनजाति किससे संबंधित है? इस्लाम धर्म से। किसका? इस्लाम धर्म के, ठीक है। कहा जाता है कि इनका जो उल्लेख है, इनका जो बच्चा उल्लेख है, इनका जो उल्लेख है, इनका उल्लेख मिलता है महाभारत जैसे जो है ग्रंथ में, ठीक है। महाभारत जैसे ग्रंथों में जो है आपका इनके चर्चा मिलती है। किसकी? महिगीर की। इस्लाम धर्म संबंधित अपने आप को मानते हैं, लेकिन जो है आपका उनकी चर्चा कहा जाता है कि महाभारत तक में मिलती है, ठीक है, ठीक है। और ये इनका कार्य क्या है? तो ये मछुआरे हैं बेसिकली, ठीक है। मछुआरे हैं, मछली पालन का, या मछली जो है आपका से अपना अर्थव्यवस्था चलाते हैं, अपना घर बार चलाते हैं, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? मेरे ख्याल से आपको बात क्लियर हो गई होगी इतनी, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं दिक्कत होनी चाहिए। समझ रहे हैं बात आप? ठीक है। यहाँ जनजाति जो प्रमुख जनजातियां हैं वो खत्म होती हैं। यहाँ जनजातियां जो प्रमुख हैं वो खत्म होती हैं। आपको कुछ और याद रखना है तो याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, कुछ और जनजातियां हैं छोटी छोटी जो उसको आपको याद रखना है। जैसे एक है अगरिया। अगरिया जो जनजाति है, अगरिया जो जनजाति है, ध्यान रखिएगा, अगरिया जो जनजाति है बच्चा, अगरिया जनजाति जो है वो सोनभद्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र में। कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र में। एक जनजाति याद रखिएगा, शहरिया। कौन सी? शहरिया जनजाति, ठीक है। शहरिया, शहरिया जो जनजाति है बच्चा वो कहाँ पाई जाती है? वो ललितपुर में। कहाँ पाई जाती है? ललितपुर में, ठीक है, ललितपुर। और ध्यान रखिएगा, एक जनजाति बैगा। बैगा जनजाति है, ठीक है, बैगा है, पठारी है, ठीक है, बैगा है, पठारी है, ठीक है। और ये दोनों जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? एक है पानिका। एक कौन सी है? पानिका जनजाति। एक बच्चा है पानिका जनजाति। कौन जनजाति? पानिका जनजाति। पानिका जनजाति कहाँ आपको मिलेगी? तो ये तीन जो जनजातियां मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, बैगा, पठारी, पानिका, और एक जनजाति बच्चा भुइया। भुइया जनजाति, भुइया। ये सब की सब जनजातियां कहाँ मिलेंगी आपको? तो ध्यान रखिए, ये सब की सब जनजातियां सोनभद्र मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी? सोनभद्र में। बात क्लियर हो रही है? अब इसके आगे याद रखना है आपको, एक थारू जनजाति के लिए। किसके लिए? थारू जनजाति के लिए महाविद्यालय बना है। महाविद्यालय याद रखना कहाँ बना है? तो ये बना है लखीमपुर खीरी में, ठीक है।
लखीमपुर खीरी में थारू जनजाति के लिए विशेष विद्यालय बना है लखीमपुर खीरी में। कहाँ बना है बच्चा? लखीमपुर खीरी में। ठीक है, बात क्लियर हुई। तो यहाँ जनजाति जो है आपका खत्म होती है। नेक्स्ट टॉपिक पे आप साथ फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।